महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के सामने क्या चुनौतियां होंगी? पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे 2014 से 19 के दौरान, तो उनके सरकार की क्या यूएसपी रही और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पुश मिल सकता है? शेयर बाजार के एंगल से अगर देखें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पुश मिल सकता है इस नई सरकार में? ये सारी चीजें अब समझनी जरूरी हो गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एनडीटीवी मराठी के एडिटर राहुल कुलकर्णी हैं, जिनसे हम ये समझेंगे कि क्या चुनौतियां रही हैं और क्या आगे चुनौतियां होंगी, क्या यूएसपी रही है सरकार की। राहुल सर, आपने पूरे इलेक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया है और सारी चीजें आपने बताई। इलेक्शन के रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे उस दिन आपने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे और आज ये ऐलान हो गया है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इस नई सरकार के सामने चुनौतियां होंगी, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिस पर इस सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए, दो तरह की चुनौतियां हैं। एक तो महायुति जो गठबंधन बना है उसकी जो जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था वो एकनाथ शिंदे हैं। वो सत्ता में सबसे ज़्यादा अपना हिस्सा चाहते थे। अभी तक ये पता चल रहा है कि जो वो हिस्सेदारी चाहते हैं वो उनको मिली नहीं है और ये बहुत असहज वाली स्थिति उनके लिए बन गई कि जो चीफ मिनिस्टर थे अब उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है। जब वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो उनकी ये मांग थी कि जो तीन बड़े पोर्टफोलियोज रहते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, जैसे फिनांस मिनिस्ट्री है या फिर रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, इनमें से कोई एक मिनिस्ट्री अगर उनको मिलती है तो वो शायद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पे सरकार में शामिल होना चाहेंगे। तो अभी महायुति के अंदर से ही एक बड़ी चुनौती ये है कि क्या एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल होते हैं। अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उनके बजाय उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग आएंगे, क्या उन लोगों में उतनी कॉम्पिटेंसी है जिस तरीके की सरकार बीजेपी चाहती है। देखिए, ये बात मत भूलिए कि जब पिछले 2.5 साल की सरकार चली थी उस सरकार ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहे चुनाव में किया हो, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है और जो एकनाथ शिंदे गुट के कुछ मंत्रीगण हैं उनको लेके बीजेपी में बहुत असहज भाव था। वो असहज भाव अभी भी कायम है और ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भी मंत्री बनेंगे वो मंत्री उस तरीके से होने चाहिए जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ना लगे हों, वो ऐसे मिनिस्टर ना हो जो आगे जाके सरकार के लिए कोई ऐसी पेचीदा वाली समस्या खड़ी कर दे। तो ये महायुति के अंदर एक बड़ी बात है। दूसरी जो बात है वो इकोनॉमिकल फ्रंट पे है। जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके की योजनाएं लाई हैं, जैसे अब लाड़की बहन योजना है जिसको हम लाडली बहन कहते हैं, उसके लिए कम से कम 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए की एनुअली आपको रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके साथ में हर एक समाज के तबके के लिए इस चुनाव से पहले और चुनाव के प्रचार के दौरान कई नई स्कीम का ऐलान उस सरकार के चुनाव के प्रचार में महायुति की तरफ से किया गया था। जैसे किसानों के लिए आप लोन वेवर की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के आपको अगर हर साल की हम बात करें तो योजनाओं के लिए आपको कम से कम 75,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने का जो रिकॉर्ड आया है जिसमें हमारा जो जीडीपी है वो केवल 5.4% ग्रो हुआ है, जिसमें जो कैपेक्स है उसमें जो 15 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी लागत है, जिनकी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत कम है, जिसमें महाराष्ट्र भी है जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है। अगर आप लोन वेवर दे रहे हो, अलग अलग तरीके की स्कीम दे रहे हो, तो फिर आप कैपेक्स में, इंफ्रा में कहाँ से पैसा लाओगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि लगभग महाराष्ट्र सरकार के ऊपर 7 से 8 लाख रुपए का कर्जा है। जो ये इकोनॉमिकल फ्रंट को छोड़ के महाराष्ट्र की जो सोशल कंडीशन बनी है, जिस तरीके से रिजर्वेशन का एजिटेशन चला है, जो आंदोलन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मराठा समाज के एजिटेशन के लिए मनोज जरंगे पाटिल का एजिटेशन चुनाव के कुछ दिन पहले, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए रुका है। बाद में उन्होंने खुद ऐलान किया है कि जैसे ही सरकार बनती है फिर से मैं अपने अनशन पे बैठूंगा। उस समय मैं सामूहिक अनशन पे बैठूंगा, मुंबई के आज़ाद मैदान पे बैठूंगा। और जिस तरीके से मराठा समाज की डिमांड है उसको लेके ओबीसी समाज में बहुत ही असहज का भाव है। ये जो सोशल फैब्रिक्स महाराष्ट्र का पिछले 2-2.5 साल में बिल्कुल ही तितर बितर हुआ है, उसको फिर से एक सहज भाव पे लाना और एक स्मूथ गवर्नमेंट चलाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज देवेंद्र फडणवीस के सामने है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 और 2019 में जिस तरीके की 5 साल की सरकार देवेंद्र फडणवीस ने चलाई, उससे अगर इस बार की उनकी सरकार को कंपेयर करेंगे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नया चेहरा थे। बिल्कुल।
आपने तीनों फ्रंट पर बताया, एक तो आपका पॉलिटिकल फ्रंट हो गया, दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट हो गया और तीसरा सोशल फ्रंट हो गया कि क्या क्या चुनौतियां रहीं। इकोनॉमिक फ्रंट पर मैं वापस आता हूं सर आपके पास कि पिछली जो सरकार थी 5 साल की 2014 से 19, कहा जाता है कि इंफ्रा पर, और दिखा भी है कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कई सारे हुए, चाहे वो ट्रांस हार्बर लिंक की बात हो या फिर वो कोस्टल रोड की बात हो या मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो। तो पिछला 5 साल इंफ्रा के लिहाज से जो उनका था 2014 से 19 का, वो काफ़ी अच्छा रहा। क्या इस बार भी सरकार उस तरफ फोकस करेगी, इंफ्रा की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस माने जाते हैं कि इंफ्रा के ऊपर उनका काफ़ी पुश रहता है। देखिए, ये बात तो ऑलरेडी उन्होंने कही ही है। जिस तरीके से आज उनका चुनाव हुआ, तभी देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो देश के लिए अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि 2014 और 2019 में महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2 फ्रंट पे उनका डिवाइड मैंने देखा है। एक है रूरल फ्रंट और दूसरा अर्बन फ्रंट। जिस प्रोजेक्ट की आपने बात की, कोस्टल रोड की बात की, आपने मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की, वो तब की बात है जब समृद्धि का ऐलान हुआ था और जब ये सरकार चली गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार आई, फिर भी वो काम रुका नहीं। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट समृद्धि पे हुआ है और रूरल में भी बहुत से काम हुए थे, जैसे कि जलयुक्त शिवार की बात थी। रूरल में गरीब तबकों के लिए कुछ घर बने हैं। महाराष्ट्र पहले टॉप 3 स्टेट में था जिन्होंने ओबीसी के लिए और बाकी पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र के रूरल एरिया में घर बनाए, फिर शौचालय भी बने थे। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो देवेंद्र फडणवीस सरकार की पहल थी, वही उनकी इमेज बनाने में बहुत बड़ी मददगार हुई कि वो विकास को देखते हैं, वो डेवलपमेंट को देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बने हैं, नए नए प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। जैसे मैंने कहा समृद्धि बना, वैसा ही एक नया मार्ग जिसको शक्तिपीठ कहते हैं, जो नागपुर से लेके गोवा तक की कनेक्टिविटी है। महाराष्ट्र की जितनी भी डिफरेंट ज्योग्राफी है, जैसे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, और सीधा ये तीनों एरिया को आप गोवा से कनेक्ट कर रहे हो। लगभग 85,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि चुनाव चल रहा था और उसके भू संपादन को लेके, लैंड एक्विजिशन को लेके कुछ दिक्कतें बनी हुई थी, तो सरकार ने तब के लिए उसको रोका है। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे ही ये शपथ विधि हो जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में शायद इस शक्तिपीठ की बात आए। और जो पोर्ट डेवलपमेंट की बात जो आज निर्मला सीतारामन जी ने की, उस तरीके के पोर्ट्स की डेवलपमेंट की भी बात महाराष्ट्र में होगी। पुणे जैसे शहरों में मेट्रो का नए कुछ मेट्रो की ऐलान भी हो सकता है, जो ऑलरेडी हो चुका है। जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो कुल मिला के जो उनका पहला फोकस है वही फोकस रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंफ्रा में देवेंद्र फडणवीस को हमेशा इंटरेस्ट रहा है और उनकी सरकार ने बार बार ये जताया है कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो कॉरपोरेट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग इंफ्रा में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है कि इंफ्रा पर फोकस पिछली बार भी रहा था, इस बार भी रहेगा। एक चीज़ आपने राहुल सर बताई कि गवर्नमेंट के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है और जो कैपेक्स है वो कम रहा है। तो इस बार आप जब देख रहे हैं कि ये सरकार काफ़ी मेजॉरिटी के साथ एक तरह से आई है, काफ़ी मजबूत सरकार है, बहुत अच्छे खासे नंबर्स आए हैं, तो क्या इस बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ कड़े फैसले या फिर कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिससे ये डेट पे भी कम कर सकें और कैपेक्स भी बढ़ा सकें? देखिए, अभी भी जो डेट रेशियो जो आरबीआई का थ्रेशोल्ड है, उससे आगे महाराष्ट्र सरकार गई नहीं। अगर आप साउदर्न स्टेट की बात करेंगे, चाहे केरला की बात करिए, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करिए, तो वो स्टेट बहुत पीछे हैं महाराष्ट्र की कंपैरिजन में। महाराष्ट्र अपने आप में बहुत डेवलपिंग स्टेट है। जब ये बात आई थी कि महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा बढ़ा है, डेट बढ़ा है, तब ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो शायद ये पहला प्रयास किया जाएगा कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। और फिर वो डबल इंजन वाली जो सरकार की बात बार बार कही जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पुश मुझे लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से मिलेगा। आपको याद ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 5 साल से ये बार बार कह रही है कि हम लोग कैपेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो महाराष्ट्र जैसी स्टेट में वो प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं कि जो अपना शेयर है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के साथ साथ महाराष्ट्र में कई तरीके के आपको नए नए प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट, और जैसे मुंबई अहमदाबाद वाली सुपरफास्ट स्पीड
ट्रेन वाली जो बात है, बुलेट ट्रेन वाली जो बात है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में वो भी काम स्पीड अप हुआ है। हाँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा इस फ्रंट पे आ सकती कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है लगभग 65% से ऊपर बीच में चली गई थी, तो उसको थोड़ा सा कैप लगाना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी योजनाओं का ऐलान इस सरकार ने चुनाव के दौरान उसके पहले किया है, तो शायद उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि 45,000 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम आप 5 साल चलाओगे और फिर लोन वेवर भी दोगे, आप किसानों को मुफ्त बिजली भी दोगे। हाँ, उसमें ये भी कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि सोलार जैसे जो ऑप्शंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इकोनॉमिकल फ्रंट के ऊपर। और अगले 2 साल गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट अलग अलग तरीके के योजना के अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है, उसको आपको रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल बात यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर चैलेंजेस भी हैं, गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की तैयारी भी है। और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि इंफ्रा पर फोकस इस गवर्नमेंट का रहने वाला है। और उसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज के शेयर बाजार में आप देखिए तो जो मुंबई फोकस्ड रियल एस्टेट और इंफ्रा के शेयर हैं, चाहे वो जय कुमार इंफ्रा हो, चाहे वो मैक्रोटेक डेवलपर हो जिसे आप लोढ़ा बिल्डर्स के नाम से जानते हैं, या फिर ओबेरॉय रियल्टी हो, इन सारे शेयरों में अच्छी खासी 6% तक की तेजी देखने को मिली है। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंफ्रा पर फोकस रहेगा। सरकार को लेकर बाजार ने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। राहुल सर, आज आपका दिन काफी हेक्टिक रहा, आप सुबह से ही लगातार पूरे नेटवर्क पर अपडेट देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने समय निकाला और काफी चीजें आपने बताई, बहुत डिटेल में आपने सारी चीजें बताई कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या सरकार का फोकस रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।